हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम बात कर चुके थे संविधान की अनुसूचियों के बारे में, और आज हम स्टार्ट करेंगे उद्देशिका के बारे में, यानी कि प्रस्तावना या प्रियम्बल के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इसका जो भी पीडीएफ होगा हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम लिंक पे। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, यहाँ पर जो ये एक्स आएगा, यहाँ एक्स के जगह 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है अंगीकृत हुआ था। और इसको अपनाया कब गया था, लागू कब हुआ था दोस्तों? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? पहला है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ऑप्शन नंबर बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और ऑप्शन नंबर सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और ऑप्शन नंबर डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यूपी पीसीएस मेंस में सन 2009 में आया हुआ था, और ये यूपी लोअर मतलब सब इंस्पेक्टर में जो है 2008 में आया था। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, 26/1/1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इनमें इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे। तो यहाँ पर ये इसका दोस्तों डिटेल था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? पहला है उद्देशिका, ऑप्शन नंबर बी है मूल अधिकार, और ऑप्शन नंबर सी है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, और ऑप्शन नंबर डी है मूल कर्तव्य। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उद्देशिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मनः स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान की निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने की प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों यहाँ पर जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव किया था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था, और यही आगे चल के हमारे संविधान का प्रियम्बल या प्रस्तावना बन के तैयार हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार का दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तीन प्रकार का जो है न्याय होगा, और 5 प्रकार का स्वतंत्रता, और 2 प्रकार का समानता, और 1 प्रकार का भ्रातृत्व उल्लेखित है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? दोस्तों यहाँ पर क्रम दिया हुआ है, आप चारों जो क्रम दिया हुआ, चारों क्रम में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी
शब्द का यूज हुआ है, जो कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष के बदले पंथ निरपेक्ष का उल्लेख और समाजवादी की बदले लोकतंत्रात्मक तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है विकल्प के तौर पर रख दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारण इस क्रम है: सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। यहाँ पर दोस्तों नोट करके भी लिखा हुआ है। ध्यान में रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित है कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, इस तरीके से ये लिखा हुआ है। यहाँ पर जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित नहीं है, यह शब्द चीन के संविधान में उल्लिखित है। दोस्तों यहाँ पर जो जनवादी शब्द है ये चीन के संविधान में उल्लिखित है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, और दूसरा है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, और तीसरा है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी ऊपर जो इसका डिटेल हम पढ़े थे तो उस हिसाब से इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक का। दोस्तों अभी जो रिसेंट में है ये पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का यूज किया गया है। किसके स्थान पर? धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक के स्थान पर। प्रजातांत्रिक के स्थान पर दोस्तों हमारा यहाँ पर हो जाएगा लोकतंत्रात्मक। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में निम्न शब्दों पर विचार करें। पहला है समाजवादी और प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर लिखा है सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा शब्द सही हो जाएगा? यहाँ पर पहला होगा सी सार्वभौमिक, और दूसरा होगा ए प्रजातांत्रिक, और तीसरा होगा डी धर्मनिरपेक्ष, और चौथा होगा समाजवादी। दोस्तों अभी ऊपर पढ़े थे कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष के बदले पंथ निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक के बदले गणतंत्र लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतंत्रात्मक। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऊपर दी गई बातों को आप ध्यान में रखें, उसी हिसाब से आप आंसर भी दें। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? दोस्तों यहाँ पर अभी ऊपर हम आपसे पढ़े थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? दोस्तों यहाँ पर समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 10 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये यूपी पीसीएस मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। अभी 11 भी यही है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन सा? यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना ही होगा जो कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि लोक पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। दोस्तों यहाँ पर आप याद रखना 42वें संविधान संशोधन 1976 में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? दोस्तों यहाँ पर 1975 में अखंडता सम्मिलित नहीं था। अब यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये दोस्तों अखंडता 1975 में नहीं था, ये 1976 में जोड़ा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? कौन कौन से शब्द हैं? समाजवाद, और कौन से शब्द हैं? पंथ निरपेक्ष पहला और तीसरा, इस हिसाब से हो जाएगा।
बाकी दोनों पहले से ही थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस हिसाब से। ये दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस 2010 में आया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पहला है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। और दूसरा है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। और तीसरा है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। और चौथा है, संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। अब कूट में क्या दिया हुआ है, केवल 1 और 2, और बी है केवल 1, 2 और 4, और सी है केवल 1, 2 और 3, डी है केवल 2, 3 और 4। दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4। ठीक है, कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। प्रस्तावना का विविध स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में उद्देशिका में संशोधन संभव है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अब ये भी लिखा हुआ है दोस्तों, उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है, इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। 15 है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना का विविध स्वरूप क्या है? पहला है, यह लागू किया जा सकता है। दूसरा, यह लागू नहीं किया जा सकता है। तीसरा, विशेष परिस्थितियों में यह लागू किया जा सकता है। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी दोस्तों इसका ऊपर डिटेल पढ़े थे, यह लागू नहीं किया जा सकता है। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। कब संशोधन किया गया था दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों यहाँ पर हिंदी में लिख दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया कब? 42वां संविधान संशोधन। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, आ रहा है, अगर आप पढ़े हैं तभी आएगा, अदरवाइज आने वाला नहीं है। आप इसको बार बार पढ़िए, रट लीजिए, जिससे कि कहीं से भी आए क्वेश्चन आप कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? दोस्तों यहाँ पर भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? ये पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता और चौथा है गणराज्य। दोस्तों यहाँ पर पहला ही हो जाएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सारे दोस्तों आप पढ़ चुके हैं, तो इस हिसाब से सिंपल से लग रहे होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो हम कह रहे हैं आप इसको रट लीजिए। देखिए यहाँ पर यूपी पीसीएस प्री 2010 में आया था, यूपी पीसीएस प्री 1991 में आया था, यूपी पीसीएस मेंस 2013 में आया था। समझ सकते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और आगे भी आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। पहला है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, दूसरा है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है अवसर की समानता और चौथा है व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो लिखा हुआ है, अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है 1 और 2, दूसरा है 1, 2, 3, तीसरा है 2, 3, 4, चौथा है चारों सभी। दोस्तों यहाँ पर चारों हो जाएंगे, चारों सही हो जाएंगे इस हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर देख भी सकते हैं, भारत के संविधान के आमुख यानी प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो ये प्रस्तावना सुनिश्चित करता है। अब 22वां क्वेश्चन दोस्तों कथन और कारण है। पहला कथन है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। दोस्तों कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो धर्मनिरपेक्ष आपको लिख बार बार दिया है, तो वहाँ पर पंथ निरपेक्ष होगा, तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। पहला है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, दूसरा है जनता के जनतंत्र शब्दों से, तीसरा है जनता के लोकतंत्र शब्दों से, और चौथा है हम भारत के लोग शब्दों से। दोस्तों अभी हम पहला ही क्वेश्चन पढ़े थे, हम भारत के लोग, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। दोस्तों कहाँ किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, तो आप इसको याद भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। पहला है सार्वभौमिकता, दूसरा है समष्टिवाद, तीसरा है समाजवाद, और चौथा है अंतःक्रियावाद। दोस्तों यहाँ पर अभी ऊपर पढ़े थे सार्वभौमिकता, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। दोस्तों पहला है भारत में अनेक धर्म हैं, दूसरा है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, और तीसरा है धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, और चौथा है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों जहां धर्म निरपेक्ष है वहां पंथ निरपेक्ष होगा, तो कंफ्यूज आप मत होइएगा। यहाँ पर देखिए ये लिखा है, भारत के पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय आक्षेपित है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। बाकी तीनों लोक कल्याण जो है ये भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुता संपन्न ये सारे के सारे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। पहला है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, और तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता, और चौथा है आर्थिक स्वतंत्रता। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति यानी कि विचार प्रकट करने, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, और तीसरा है राजनीतिक न्याय, और चौथा है धार्मिक न्याय। दोस्तों अभी हम ऊपर पढ़े थे धार्मिक न्याय, तो यही जो है प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग में नहीं थे, और दूसरा है उक्त शब्द 1977 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ये तो गलत है, और तीसरा है उक्त शब्द 1985 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, और चौथा है उक्त शब्द
संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है। दोस्तों ये 3 गलत हैं, बाकी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी हम आपसे ऊपर बात किए थे, ठीक है। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? पहला है मूल अधिकार, दूसरा है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा है उद्देशिका, चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, यानी कि प्रियम्बल, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रियम्बल सब एक ही है। इसको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। नोट में क्या करके लिखा है? लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना है। ज्ञातव्य है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अतः यदि इसमें यह भी लिखा हो दोस्तों, यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया होता तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर ये पूछा गया होता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन है, तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है संविधान की आत्मा हो जाती है, भारतीय संविधान की आत्मा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, के.एम. मुंशी। अभी हम ऊपर पढ़े थे तो इसलिए हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन 2013 में आया था, छत्तीसगढ़ PCS में आया था। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में क्या है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? दोस्तों बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था। तो ये भी आप दोस्तों याद कर लीजिएगा, बी.आर. अम्बेडकर ने इनको पवित्र दस्तावेज के रूप में कहा था। और ये भी देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। किस वाद के फैसले ने सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम ये घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेरुबारी, ठीक है। इसी वाद के संदर्भ में जो है ये कहा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, बेरुबारी यूनियन के वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया। दोस्तों 1960 में पहले ये घोषित किया गया था कि संविधान का अंग नहीं है, और 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में ये फिर से ये पलट गया कि जो है संविधान का भाग उद्देशिका है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? दोस्तों अभी हम आपसे ऊपर बात किए हुए थे बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम देख भी लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रश्नगत वादों में से बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ऑप्शन ए है बेरुबारी विवाद, ऑप्शन बी है के.एम. गोपालन विवाद, ऑप्शन सी है प्रिवी पर्स विवाद, ऑप्शन डी है केशवानंद भारती विवाद। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केशवानंद भारती विवाद। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादों तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान का
वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। पहला है मूल अधिकारों के अध्याय में, और ऑप्शन नंबर बी है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, और ऑप्शन सी है मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, और ऑप्शन डी है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। और दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये यूपी यूडीए में जो है 2002 में आया था, और यूपी पीसीएस मेंस में भी आया था, 2004 में आया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। ठीक है, अभी यही जो ऊपर पढ़े तो वही है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 संविधान की प्रस्तावना, अभी ऊपर पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। अब देख लीजिए, वे है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार। और आर्थिक न्याय से क्या तात्पर्य है, आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना होना। और राजनीतिक न्याय से क्या अर्थ है, प्रत्येक नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये 3 प्रकार के न्याय हैं। अब 40 देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। पहला उद्देशिका और मूल अधिकार, और दूसरा है उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विविध प्रभाव नहीं रखती। दूसरा है संविधान का भाग नहीं है और कोई विविध प्रभाव भी नहीं रखती। तीसरा है संविधान का भाग है और वैसा ही विविध प्रभाव रखती है जैसा कि उसका अन्य भाग। और चौथा है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विविध प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और डी थोड़ा सेम था लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विविध प्रभाव नहीं पड़ता। और ऑप्शन नंबर ए था बस उसका कोई विविध प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये थोड़ा जो है आप माइनर ध्यान रखिए जिससे कि थोड़ा सा भी मिस्टेक ना होने पाए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता है। दूसरा महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। तीसरा है शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है। चौथा है संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो लिखा है नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर पहला और दूसरा होगा, ऑप्शन नंबर बी है, या दूसरा और तीसरा होगा, या ऑप्शन नंबर सी है पहला दूसरा तीसरा होगा, या ऑप्शन नंबर डी दूसरा तीसरा या चौथा होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन विकल्प के तौर पर रख दिया गया है। अब देखते हैं क्यों रखा है। लिखा है भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा जाता है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधित सभी चारों कथन सत्य हैं परंतु किसी भी विकल्प में कथन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चारों कथन अगर हुआ होता तो चारों को चारों सही होते, जबकि विकल्प में चारों कथन नहीं दिए हैं। यह भी ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल ओनली यानी कि केवल विशेषण स्रोत पर नहीं लगा है। ठीक है, यानी कि आप चारों के चारों आंसर सही हैं, कोई एक आप नहीं मार सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है, इसलिए जो है विकल्प को जो है नहीं सही माना गया है। 4 के चारों सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, निम्न में से कौन सही है। पहला है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, और दूसरा है देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, और तीसरा है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, और चौथा सही है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये सही है। अब दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब अगला हम स्टार्ट करेंगे शासन प्रणाली से, ठीक है। तो अभी दोस्तों अब देखिए धीरे धीरे पेपर नज़दीक आ रहे हैं, जैसा कि हम पहले से ही बताए थे, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा वैसे ही पेपर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग अब देर ना कीजिए, बस कहने का मतलब यही है कि देर मत करिए आप लोग, और जुट जाइए, मैथ और रीजनिंग पे भी जुट जाइए, और हिंदी भी ध्यान में रखिए, और पॉलिटी और संविधान या सामान्य ज्ञान ये सारा चीज़ भी आप करते रहिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। और हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, कोई आप एक प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको अपना स्पीड पता लगे, हम 1 घंटे में या 2 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन हमारे सही हो पा रहे हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है माइनस मार्किंग तो नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, अगर माइनस मार्किंग ना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है आपका स्पीड बढ़ जाएगा, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।